आपके सामने स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स आपको दिखाया जा रहा है, जिसमें एक पॉइंट्स के ऊपर हम कल चर्चा कर चुके थे, पंचकोश। उसके ऊपर हमारी चर्चा हो गई थी। पंचकोश क्या है, पंचकोशों का स्वस्थ होना व्यक्तित्व विकास में और स्वास्थ्य में कितना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के लिए उन पंचकोशों को सुदृढ़ करने के लिए कौन कौन सी यौगिक टेक्निक्स अपनाई जा सकती है, उनके ऊपर भी हमने डिस्कशन किया। आज थोड़ा सा हम शुरू के जो 2 क्लास है उसको थोड़ा समराइज करते हैं। हमने कहा था, जब योग के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, तो योग का मतलब हमने देखा कि योग का सबसे पहले हमने कहा कि योग एक ऐसी जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, एक ऐसी जीवन साधना है जिसके माध्यम से हम अपनी जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज है, जो हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियां हैं, उसको महसूस करें और सेल्फ रियलाइजेशन तक हम पहुंच सके। इस रास्ते में अपने आप स्वास्थ्य प्राप्ति हो जाएगी। तो जब योग शब्द को हमने एक्सप्लेन किया, तो पाणिनि व्याकरण भाष्य के अनुसार योग शब्द को युजिर योगे, युज संयमने और समाधो के रूप में देखा गया है। युजिर योगे मीन्स जुड़ना। योग का मतलब, पहला मतलब जुड़ना। जुड़ना मीन्स जो हम एक प्रकार से हमारे चित्त का अपने आत्मा के साथ जुड़ना, चित्त का आत्मा के साथ में लय हो जाना। इस वे में फिलोसफिकल वे है, मीन्स यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस विथ सुप्रीम कॉन्शियसनेस इज योग। मतलब इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ में मर्ज होना, जुड़ना, एक दार्शनिक रूप में हम योग की परिभाषा को देखते हैं। ठीक है, दार्शनिक रूप में इसलिए कह रहे हैं कि एक सामान्य इंसान जो है आत्मा की जो आत्मा का जो अनुभव है वो नहीं कर पाता है, अपनी चेतना के प्यूरेस्ट फॉर्म का अनुभव नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो डेफिनेशन है हमारे लिए, ये फिलोसफिकल होती है, फिलोसफिकल दार्शनिक रूप में होगी, चर्चा के रूप में होगी। बट कुछ डेफिनेशंस योग की ऐसी भी है जिसमें योगः चित्तवृत्ति निरोधः, मतलब कंट्रोल ओवर द माइंड, मीन्स मन की स्थिर अवस्था योग है, चित्त की स्थिरतम अवस्था योग है। जब चित्त पूर्णतः स्थिर रहता है तो वह अपने मूल रूप में, मूल जहां से उत्पन्न हुआ है चित्त, जिसको हम पुरुष कहते हैं, आत्मा कहते हैं, उसके साथ में सानिध्य में रहता है। ये चित्त में और आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। तो दूसरी जो डेफिनेशन है योगः चित्तवृत्ति निरोधा, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। कैसे? कि हमारा चित्त जितना स्थिर रहता है, जितने अंदर हमारे अंदर फ्लक्चुएशंस कम रहते हैं, हम शांति का अनुभव करते हैं, पूर्णता का अनुभव करते हैं, कंप्लीटनेस का अनुभव करते हैं। जितना चित्त की स्थिरता रहेगी, चित्त की स्थिरता आपके पूर्ण स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करेगी। चित्त की अस्थिरता, इम्बैलेंस, अनकंट्रोल होना बीमारियों को दर्शाएगा। तो योग थेरेपी में हम वो सारी टेक्निक्स अपनाते हैं जिससे कि हमारा चित्त स्थिर हो जाए, हमारा मन स्थिर हो जाए। सर क्योंकि आवाज मन, नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है आपको? आ रही, आप कंटिन्यू करिए। मन की स्थिरता
स्वास्थ्य की गारंटी है, और मन की अस्थिरता, मन का असंतुलन बीमारियों की गारंटी है। कि अगर आपका मन अस्थिर रहेगा, चंचल रहेगा, तनाव से युक्त रहेगा, विकारों से युक्त रहेगा, तो आप डेफिनेटली बीमारियों से युक्त रहेंगे। तो बीमारियां आपको परेशान करेगी ही करेगी। तो जो डेफिनेशन है हमारी, दूसरी डेफिनेशन युज युज संयमने, तो युज संयमने मीन्स कंट्रोल ओवर द माइंड, बैलेंसिंग द माइंड। मन को कैसे कंट्रोल करे, संयम करे, उसके लिए टेक्निक्स की हमने चर्चा किया है। तो ये परिभाषा भी हमारी योग सिद्धांत, योग चिकित्सा में कार्य करती है। तीसरी परिभाषा हमने बताया था, जिसमें एक आता कहा था, तीसरा जो अर्थ है योग का, युज समाधो। तो ये युज समाधो का मतलब बैलेंस कंडीशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। शरीर, मन और आत्मा का की एक साम्यावस्था है समाधि। आपने समाधि, जब हम समाधि के बारे में पढ़ते हैं तो एक और डेफिनेशन दिया है, क्षीण क्षीण वृत्ति अभिजातस्य मन ग्रहण गृहित जायेषु ततस्तजिंता समाधि। मतलब मन की ऐसी उत्तम प्रकाशित अवस्था जहाँ की सारी वृत्तियां क्षीण हो गई हो, मीन्स हमारे मन के अंदर जो उधेड़ बुन है वो सब खत्म हो गया हो, ऐसी स्थिति, मन की शांत स्थिति समाधि है। यहाँ पे क्या है, सम आदि, जहां सभी प्रकार के आदि या बीमारियां या डिसऑर्डर्स, असंतुलन सब समाप्त हो जाता है और समभाव में व्यक्ति रहता है। ठीक है, तो ये चीज हमने बताने की कोशिश किया था। और इससे जुड़ी हुई परिभाषा बताए थे कि योगश चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब चित्त की वृत्तियों का रुक जाना योग है। समत्वम योग उच्चते, अपने भावनाओं को, अपने मन को, अपने चित्त को समभाव में रखना, सुख दुख में, लाभ हानि में अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना, ये योग है। एक और परिभाषा, योग कर्मसु कौशलम, ऐसे कार्य करना, ऐसे स्किलफुल एक्शन कार्य करना जिससे कि हमारा चित्त शुद्ध हो जाए। टेक्निक्स भी हमने बताई थी, केवल हमने थ्योरेटिकल बात नहीं की, उन चीजों को कैसे, हाउ टू अप्लाई इन आवर लाइफ, इसके बारे में कुछ टूल्स भी बताए थे हमने। जैसे एग्जांपल के लिए, जब हमको कर्मयोग करना है या भक्ति योग करना है, अलग अलग तरीके से हमने समझाया था। कर्मयोग में हमने बताया था एक काम ऐसा करना जिसमें कि जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं, अगर वो सेवा भी हो और सेवा में आपको ईगो आता है, आपका अहम बढ़ता है, तो वो कार्य भी सही नहीं, निष्काम नहीं है। इससे भी जीवन में बहुत कुछ चेंजेस आए। कोई भी चीज करेंगे, जो भी प्रैक्टिस आप करेंगे, रेगुलर एंड कंटिन्यू होना चाहिए। योग साधना को अभ्यास कहा गया है, और अभ्यास की शर्तें क्या है, सतु दीर्घ काल, मीन्स लॉन्ग टाइम तक। वो लॉन्ग टाइम कभी भी गिना नहीं जाएगा, साधक करते चले जाएगा। सतु दीर्घ काल, नैरंतर्य मीन्स कंटिन्यू, निरंतर सत्कार से भी, तो मीन्स विथ फुल रिस्पेक्ट, दृढ़ भूमि, तभी हमारी साधना परिपक्व होती है। कोई भी साधना परिपक्व इसलिए नहीं होती, कोई भी प्रैक्टिस परिपक्व इसलिए नहीं होती क्योंकि हम टाइम देखते रहते हैं, रिजल्ट का देखते रहते हैं। पौधा लगाया नहीं, फिर उसको देखते हैं कि उसमें कुछ आया कि नहीं आया। हम बार बार, जो इम्पेशंस है हमारा, वो उसके कारण हमारी कोई भी प्रैक्टिस सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो ये चीज हमने कल समझाने की किया। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हमने बताए थे योग के, जो
हमारे योग थेरेपी में उपयोग होते हैं। एक जनरल प्रिंसिपल्स में हमने बताया था आप लोगों को कि श्वास को धीरे करना, नियंत्रित करना, शरीर को विश्रांति देना, यानी मस्कुलर टेंशन को रिलीज करना, मेंटल टेंशन को रिलीज करना, इमोशनल टेंशन को रिलीज करना, ये जनरल प्रिंसिपल्स है। फिर हमने अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक हमने कुछ प्रिंसिपल्स आपको बताए थे। हठयोग के अनुसार हमने बताया था कि प्राण का ऊर्ध्वगमन, हम शरीर के अंदर प्राण शक्ति को इतना बढ़ा दे कि बीमारियां हमारे से कोसों दूर रही। क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पे बहुत सारे विजातीय तत्व घूम रहे हैं, बैक्टीरियाज घूम रहे हैं जो कि हानिकारक है। अगर हमारे शरीर में, मन में प्राण की कमी आएगी तो जो बैक्टीरियाज है, जो वायरस है, वो हमारे स्थूल शरीर पे अटैक करेंगे और स्थूल शरीर को कमजोर करेंगे। इस यूनिवर्स में जो निगेटिव एनर्जीज है, वो निगेटिव एनर्जी जो है आपके माइंड को अफेक्ट करेगी और आपके पूरी पर्सनालिटी को निगेटिविटी से भर देगी। इसलिए जरूरी है कि हमारे अंदर जो एनर्जी है, प्राणमय शरीर है, उसको हम इतना स्ट्रांग करें कि न फिजिकल डिसऑर्डर्स हमको परेशान कर सके, न वायरस न बैक्टीरिया परेशान कर सके, न नेगेटिव थॉट्स हमको परेशान कर सके। इसके लिए हमने आपको बताया था प्राणायाम को योगा थेरेपी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल यूज करना है। दूसरा हठयोगिक प्रिंसिपल बताया था बैलेंसिंग दी मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी। कीड़ा और पिंगला जो नाड़ियां है, उनको संतुलित करना, शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बैलेंस करना। तीसरा हमने बताया था प्यूरिफाइंग दी इंटरनल बॉडी माइंड, शरीर को और मन को आंतरिक रूप से क्लीन करना। इसके भी बहुत सारे उपाय बताए थे। ये तीन तो हमने हठयोगिक प्रिंसिपल्स बताए थे। फिर हमने इसके बाद में भगवत गीता के अनुसार 3 नियम बताए थे: युक्त आहार, युक्त विहार और युक्त निद्रा। इनके माध्यम से भी योग चिकित्सा आप अपनी कर सकते हैं। जब हम पतंजलि योग सूत्र की बात की है, तो पतंजलि योग सूत्र में एक ही सिद्धांत है कि किसी भी तरीके से आप अपने चित्त को स्थिर करिए। और चित्त को स्थिर करने के लिए जो हमारे अंदर क्लेश है, मीन्स अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 तत्व हमारे अंदर है, उनको एनी हाउ हमको डाइल्यूट करना है और उसको खत्म करना है। उसके लिए जो टेक्निक्स हमने अपनाई, अष्टांग योग, क्रिया योग और अभ्यास वैराग्य। एक और सिद्धांत हमने बताया जो कि बहुत ही सरल सिद्धांत है, जो कि योग वशिष्ठ का है। डेवलपमेंट ऑफ सत्वगुण, सत्वगुण का विकास करें शरीर में, मन में। उसके लिए टेक्निक हमने बताई, आहार में आहार सत्वगुणी हो, आपकी दिनचर्या सत्वगुणी हो, आपकी जो आपका जो जहाँ काम कर रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी से करें, और जो भी आप अर्न कर रहे हैं वो पूरी ईमानदारी से करें। हर जगह पे आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी से आपको मानसिक शांति, संतुलन और सात्विकता की अंदर आपकी सात्विकता की वृद्धि हो रही है, ये इंश्योर करें। चलिए अभी हम आगे चलते हैं, जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ योगिक थेरेपी। बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो हमने आपको पंचकोश भी बता दिया था। उसके बाद में 3 शरीर बताते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर का जो असंतुलन है, मेंटल बॉडी का असंतुलन है,
वही से रोग उत्पन्न होते हैं, आदि व्याधि उत्पन्न होती है, ये हमने आपको बताया था। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, षट चक्र की तरफ चलते हैं। षट चक्र को भी ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। ये जो षट चक्र है, ये हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्र है। और आप ये देखते हैं, ये सारे के सारे ऊर्जा केंद्र आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? आपको अधिकांश जो ऊर्जा केंद्र आपको अपने स्पाइनल कॉर्ड में देखने के लिए मिलते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी में जो ये सारे जो चक्र है, ऊर्जा के केंद्र है, वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। मूलाधार चक्र जो सबके शरीर के निचले हिस्से में रहता है, जिसको हम पेरिनेम एरिया कहते हैं, जो हमारे एनस और जेनाइटल ऑर्गन्स के बीच में जो मुख्य जगह है 4 इंच की, जिसको पेरिनेम एरिया कहते हैं, वो जो है मूलाधार चक्र माना गया उसको। और ये चक्र हमारी बेसिक एनर्जी, जिसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, उसका सोर्स कहा गया है। नेक्स्ट, जब हम नेक्स्ट चक्र की ओर चलते हैं, सर मूलाधार चक्र एक बार फिर से बता दीजिए। मूलाधार चक्र एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, मूलाधार चक्र जो है ये हमारे एनस और जेनाइटल ऑर्गन, इसके बीच की जो जगह है उसको मूलाधार चक्र का लोकेशन बताया है। ठीक है, ये जो पेरिनियम एरिया है, सीवनी प्रदेश है, वो मूलाधार चक्र का क्षेत्र बताया है। और यहाँ पे हमारी मूल ऊर्जा, जिसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, वो स्थित होती है। ठीक है, ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। आगे हम चलते हैं, जो दूसरा केंद्र है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र जो है नाभि से जस्ट नीचे रहता है। नाभि से नीचे वाला जो एरिया है वो स्वादिष्ठान चक्र का है। ये हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। जल का क्षेत्र है। हमारी आंतें, किडनी, ये सब इससे प्रभावित होती है। नेक्स्ट जो है हमारा क्षेत्र है मणिपुर चक्र। नाभि वाला जो क्षेत्र है मणिपुर चक्र, ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करता है, पाचन अग्नि को संतुलित करता है, बैलेंस करता है। यह चक्र अगर अच्छा रहता है तो शरीर स्वस्थ रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर मणिपुर चक्र की ऊर्जा में असंतुलन हो गया तो बहुत सारी बीमारियां हमको देखने के लिए मिलती है, जैसे अपच, इंडाइजेशन, कब्ज, अनेक मेटाबॉलिक डिसीज या डिसऑर्डर्स हमको मणिपुर चक्र के असंतुलन से देखने के लिए मिलता है, जैसे कि डायबिटीज है। ये सब मणिपुर चक्र की असंतुलन से संभव है। इसलिए मणिपुर चक्र को हम संतुलित और स्ट्रांग कर सकते हैं योग के अभ्यासों के माध्यम से। अगला चक्र है अनाहत चक्र, जो कि हमारा हृदय प्रदेश, थोरेसिक एरिया में। मणिपुर चक्र का स्थान कहाँ पर है? मणिपुर चक्र का स्थान है नाभि। अगला चक्र है अनाहत चक्र, जो कि हमारा हृदय प्रदेश है। हृदय प्रदेश जो कि हमारे भावनाओं को नियंत्रित करता है। अगर इस चक्र में ऊर्जा की कमी रही तो व्यक्ति जो है भावनात्मक रूप से असंतुलित महसूस करता है,
निराश महसूस करता है। अगला चक्र है विशुद्धि चक्र, जो कि थायराइड ग्लैंड का जो क्षेत्र है वो विशुद्धि चक्र को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे सभी इंद्रियों को संतुलित करने में मदद करता है। स्पेशली जो उदान प्राण है, जो कि हमारे सेंसेस, जो हमारे ज्ञानेंद्रियों को संचालित करता है। ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी? आँख, कान, नाक, त्वचा, ये सब हमारी ज्ञानेंद्रिया है। और शरीर की वृद्धि और विकास में विशुद्धि चक्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर यहाँ असंतुलन, ऊर्जा में असंतुलन हो गया तो इससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं। हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइडिज्म, ये सब बीमारियां आपको देखने के लिए मिलता है। बोलने में संकोच करना, प्रॉपर तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं करना, ये सब असंतुलन, विशुद्धि चक्र में असंतुलन होने से होता है। नेक्स्ट है आज्ञा चक्र, जो कि हमारा भ्रूमध्य एरिया है। दोनों भवों के मध्य जो जगह है, पिनियल और पिट्यूटरी वाली जो ग्लैंड्स है वो इससे जुड़ी हुई है। ये हमारे विचारों को, हमारी बुद्धि क्षमता को, हमारे इंटेलेक्ट को प्रेजेंट करता है। आज्ञा चक्र में ऊर्जा, अगर प्राण शक्ति अगर सही संतुलित रूप से कार्य करती है तो हमारे विचार संतुलित रहते हैं, हमारे डिसीजन, हमारे जो सोच है और हमारे जो हम कह सकते हैं कि जो हम निश्चय करते हैं वो निश्चय सही होते हैं। इन चक्रों को विभिन्न यौगिक प्रैक्टिसेस के माध्यम से हम मजबूत करते हैं, इनकी शक्तियों को बढ़ाते हैं और इन चक्रों को हम यूनिवर्सल चक्र, जो कि हम पराचेतना कह सकते हैं, जिससे जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, सामान्य व्यक्ति कर सकता है, पर जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो इन चक्रों में सकारात्मक सार्थक परिणाम गुरु के माध्यम से, गुरु जो साधना पद्धति देता है उसके माध्यम से संभव है। पर सामान्य रूप से जब हमारे पास में कोई स्पिरिचुअल गुरु नहीं है तब हम सामान्य प्रैक्टिस करें, कोई भी हाई प्रैक्टिस हमको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यौगिक प्रैक्टिसेस के बहुत ही सूक्ष्म प्रभाव होते हैं जो कि हमारे पूरे व्यक्तित्व को असंतुलित कर सकता है। यानी कोई भी ऐसी गहरी साधना नहीं करना चाहिए जिससे कि हमें स्वास्थ्य की जगह बीमारियां मिले। अगला जो योगा थेरेपी का बेसिक एलिमेंट है, मुख्य जो तत्व है, जिसको हम कहते हैं नाड़ी। नाड़ी का मतलब होता है पथ, वे ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का रास्ता। जैसे नाड़ी, आप लोगों ने देखा होगा, नाड़ी शब्द सुना होगा, बहुत लोग जानते ही है कि आयुर्वेद में आपने सुना होगा नाड़ी देखते हैं, है ना। तो यहाँ जो नाड़ी का वर्णन मिलता है योग में, वो नाड़ी है जिसमें प्राण का प्रवाह होता है। नाड़ी दो प्रकार की होती है शरीर में, एक तो जिसमें कि वायु का प्रवाह यानी प्राण का प्रवाह हो रहा है, दूसरी नाड़ियां होती है जिसमें रक्त का प्रवाह हो रहा है, रक्तवाह नाड़ी और प्राणवाह नाड़ी। तो यहाँ योग में हम स्पेशली प्राणवाह नाड़ियों की चर्चा करते हैं। तो नाड़ी का मतलब ये होता है रास्ता,
वे ऑफ एनर्जी, है ना। नाड़ी को आप इस रूप में समझ सकते हैं जैसे कि ये नली, जैसे पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए नली का उपयोग किया जाता है, और नली के माध्यम से पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वैसे ही नाड़ी के माध्यम से प्राण शरीर के विभिन्न केंद्रों तक, विभिन्न स्थानों तक पहुंचता है। नाड़ी वो एक माध्यम है जिससे हमारे शरीर के अंदर की प्राण शक्ति संचालित होती है और शरीर में मूव करती है, घूमते रहती है। तो नाड़ी एक महत्वपूर्ण योग चिकित्सा का अंग है। अगर इन नाड़ियों में जाम उत्पन्न हो जाए, जैसे कोई होता है, कोई शहर में ट्रैफिक लग जाता है, रेड सिग्नल के पास में ट्रैफिक लग गया तो पूरा ट्रैफिक रुक जाता है और पूरा शहर बंद हो जाता है। वैसे ही शरीर के अंदर जो नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों के अंदर असंतुलन हो जाने के कारण इन नाड़ियों के अंदर विकार जमने से या अशुद्ध प्राण के जमने से प्राण रुक जाता है और प्राण की गति कम होने के कारण हमारा शरीर और हमारा मन बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। तो योग चिकित्सा में ये इंश्योर किया जाता है कि हम आसनों के माध्यम से, षटकर्म के माध्यम से, जो हमारे शरीर में दूषित प्राण है, दूषित ऊर्जा है, उस दूषित ऊर्जा को हम बाहर निकाल के फेंके, जिससे कि हमारी नाड़ियां शुद्ध हो जाए। ये दूषित ऊर्जा किस रूप में रहती है? जब हमारे स्थूल शरीर में जाते हैं तो विजातीय तत्व के रूप में, वेस्ट के रूप में, मल के रूप में शरीर के विभिन्न कैविटीज है जिसमें मल जम जाता है, विजातीय तत्व जम जाते हैं, टॉक्सिन्स जम जाते हैं, जिससे कि अप्रत्यक्ष रूप से हमारी नाड़ियां प्रभावित हो जाती है। तो उसको षटकर्म के माध्यम से हम दूर करते हैं। दूसरी जो सूक्ष्म ऊर्जा है वो हमारे शरीर के नाड़ियों में रहती है, चक्रों में रहती है, मन के रूप में, शक्ति के रूप में, मनोवाह शक्ति और प्राणवाह शक्ति के रूप में ऊर्जा हमारे शरीर में रहती है। उसमें भी अगर नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा हो गई तो हमारी नाड़ियां ब्लॉक हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, नकारात्मक ऊर्जा हमारे मन में ज्यादा बढ़ गई तो हमें जो है डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, और इसके कारण हमारे शरीर में ऊर्जा प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगी, जिससे हमारे चक्र प्रभावित होंगे। चक्रों के प्रभावित होने से हमारे कोश प्रभावित होंगे, पंचकोश प्रभावित होंगे। पंचकोशों के प्रभावित होने से शारीरिक और मानसिक बीमारियां उत्पन्न होगी। इसलिए नाड़ी को शुद्ध रखना महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए हठप्रदीपिका को जब पढ़ते हैं, स्वामी स्वात्माराम की पुस्तक, एक ग्रंथ है स्वामी स्वात्माराम जी की, जिसमें नाड़ी शुद्धि के ऊपर फोकस किया है और उसमें एक टेक्निक दिया है, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करें। और ये भी कहा गया कि एक सिटिंग में 80 प्राणायाम करें, ऐसे 4 सिटिंग आपको 24 घंटे में करना है, यानी 320 प्राणायाम आप नियमित रूप से करते हैं तो 6 महीने में आपकी सभी नाड़ियां शुद्ध हो जाती है, आप विकार मुक्त हो जाते हैं। तब आप राजयोग के लिए, तब आप उच्च स्तरीय योग के लिए तैयार होते हैं। तभी धारणा, ध्यान और समाधि की स्थिति संभव है। और ये जो मार्ग है, गुरु के सानिध्य में ही ये चीज संभव है। सामान्य व्यक्ति ये समझे कि हमें नियमित रूप से
नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना चाहिए, चाहे अनुलोम विलोम के रूप में हो, चाहे प्राणायाम के रूप में हो। उसके कुछ टेक्निक्स बताइए, कुछ टेक्निक्स तो जानते ही है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना, फिर श्वास रोक के राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना, फिर राइट से ही लेके रोक के लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना। ये अभ्यास से नाड़ियां कुछ महीनों में निरंतर अभ्यास करते रहने से नाड़ियां शुद्ध हो जाती है। फिर हम योग के लिए तैयार, उच्च स्तरीय योग के लिए तैयार हो जाते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए चिकित्सा पर्पज से हम बताते हैं, अगर कोई भी प्राणायाम आप करते हैं तो सबसे पहले अनुलोम विलोम या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम 70 to 80% टाइम आप इसी को दीजिए, बाकी 10% टाइम में अन्य प्राणायाम को कीजिए, तो आपको प्राणायाम के नुकसान नहीं होंगे। अन्यथा अगर आप डायरेक्ट उच्च स्तरीय प्राणायाम करेंगे बिना मार्गदर्शन में, तो किसी को भी नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि नाड़ियां हमारी ब्लॉक है, क्योंकि हमारी दिनचर्या जो है बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है। हम वेस्टर्न लाइफ को फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न जो हमारा लाइफ स्टाइल है हमने एक्सेप्ट कर लिया है, जिससे कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी, तामसिक और राजसिक ऊर्जा को हमने अपने अंदर ला लिया है। इट मीन्स हमारी नाड़ियां ब्लॉक है। इसलिए आपको सिंपल प्राणायाम, सिंपल आसन ही ज्यादा करना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्रोबेटिक आसन, बहुत ज्यादा एडवांस आसन बिना मार्गदर्शन में नहीं करना चाहिए। तो नाड़ी का मतलब हमने आपको इंपॉर्टेंट समझाने की कोशिश किया। इन नाड़ियों में प्रमुख 3 नाड़ियां बताई गई है, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। ईडा जो है हमारे पूरे बाएं भाग को, बाएं शरीर को संचालित करती है, और पिंगला हमारे दाहिने शरीर को संचालित करती है। ईडा हमारे मन को प्रभावित करती है, मानसिक ऊर्जा को कैरी करती है, और पिंगला हमारी फिजिकल एनर्जी को कैरी करता है। ईडा मानसिक शक्ति को, चंद्र ऊर्जा को हमारे शरीर में संचालित करती है। जितने भी मेंटल वर्क है वो सब ईडा नाड़ी के द्वारा संपादित होते हैं, और जितने भी शारीरिक श्रम है, कार्य है, वो सब पिंगला नाड़ी की द्वारा जो ऊर्जा शरीर में प्रवाहित की जाती है उसके द्वारा संभव है। तो यहाँ पे स्वर योग का एक सिद्धांत है, जब भी आपको शांति वाले कार्य करना है हो, कूल नेचर रखना हो, पढ़ाई लिखाई करना हो, कोई मानसिक कार्य करना हो, कोई डिसीजन लेना हो, तब आपको ईडा नाड़ी का प्रभाव या ईडा नाड़ी को प्रभावित करके उसको एक्टिवेट करना चाहिए। यानी आपका चंद्र स्वर अच्छा होना चाहिए। और जब आपको कोई भी शारीरिक श्रम, फिजिकल वर्क या कोई ऐसे कार्य जिसमें बहुत ज्यादा शारीरिक शक्ति की आवश्यकता है, तब आपको पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करना चाहिए, डोमिनेट करना चाहिए, जिससे कि आप उस कार्य में सक्सेस हो। तो 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। ईडा हमारे बाई नासिका छिद्र को रिप्रेजेंट करता है, पिंगला हमारे दाहिनी नासिका छिद्र को रिप्रेजेंट करता है, सुषुम्ना हमारी जो है मध्य जो नाड़ी है, दोनों के मध्य एक सुषुम्ना नाड़ी है, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में है, मेरुदंड में स्थित है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ईडा जो है चंद्र है, तो पिंगला सूर्य है, और सुषुम्ना अग्नि के रूप में मानी गई है। जब ईडा और पिंगला दोनों को संतुलित हो जाती है, बैलेंस चलती है, तब सुषुम्ना अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। ये एनर्जी चैनल्स है। ईडा में शांति वाले कार्य करना चाहिए, पिंगला में शारीरिक श्रम और अधिक ऊर्जा से युक्त कार्य करना चाहिए, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता है, जैसे स्पोर्ट्स है, जैसे कोई भी शारीरिक श्रम है बहुत ज्यादा
उसमें हम पिंगला नाड़ी जब हमारा एक्टिवेट रहता है तो वो ज़्यादा सक्सेस। जब सुषुम्ना नाड़ी यानी दोनों स्वर बैलेंस कंडीशन में रहें, नासिका के दोनों स्वर समान रूप में चल रहे हैं, तब आपको कोई भी शारीरिक और मानसिक कर्म नहीं करना चाहिए। केवल आध्यात्मिक कर्म यानी मन को शांत करके इनर साइलेंस का अभ्यास करना चाहिए। अंतर मौन का, प्रार्थना का, आध्यात्मिक कार्य या ध्यान, सबसे उत्तम है ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। तब आप इन नाड़ियों का सबसे अधिक सकारात्मक रूप से उपयोग कर सकते हैं। इन नाड़ियों का बीमारियों से क्या कनेक्शन है इसका हम बताते हैं। अगर कोई भी एक नाड़ी, ये जो दोनों नाड़ियां हैं अल्टरनेट चलती रहती है, कोई एक नाड़ी 24 घंटे निरंतर कभी नहीं चलती। अगर कोई एक नाड़ी निरंतर कुछ पहर या कुछ दिन निरंतर चले तो वे व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा। ये योग शास्त्र स्वर योग सिद्धांत यही कहता है। स्वर योग सिद्धांत में बहुत डिटेल बहुत कुछ बताया है, हम उसमें नहीं जाएंगे। केवल इतना समझना है कि नाड़ियों को शुद्ध रखना है। नाड़ी शुद्धि ही बीमारियों से मुक्ति की गारंटी है। नाड़ी शुद्धि, नाड़ी अगर मलों से भरी हुई है, हमारे अंदर के एनर्जी चैनल्स इम्प्योर है, टॉक्सिन से भरे हैं, तो तमाम बीमारियां हमको मिलेगी। मानसिक बीमारियों को दूर करने के लिए ईड़ा नाड़ी का अधिक उपयोग करते हैं, चंद्र स्वर का उपयोग करते हैं। और शारीरिक बीमारियों को जैसे कि इंडाइजेशन है, कब्ज है, इनको दूर करने के लिए हमें पिंगला नाड़ी का उपयोग करना होता है। प्राणायाम बाद में इसकी चर्चा करेंगे, बीमारियों की जब हम चर्चा करेंगे तब। इन नाड़ियों में जो योग शास्त्र कहते हैं, कुछ योग शास्त्र कहते हैं कि शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। ये 72,000 नाड़ियां पूरे शरीर में एक नेटवर्क बना के काम करती है। जैसे कोई एक शहर है, शहर में बिजली के जगह जगह खंभे हैं और उन खंभों के माध्यम से पूरे शहर में वायरिंग्स फैली हुई है और पूरे शहर में बिजली की सप्लाई होती है। वैसे ही इन नाड़ियों के माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न ऊर्जा केंद्रों में ऊर्जा पहुंचती है। उन ऊर्जा केंद्रों से विभिन्न शरीर के ऑर्गन्स तक, अंगों तक ऊर्जा पहुंचती है। आप इन नाड़ियों को एक प्रकार से नर्वस सिस्टम के रूप में देख सकते हैं। जैसे हमारा एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और उसके माध्यम से ब्रेन के माध्यम से फिर नेक्स्ट होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, उसके माध्यम से शरीर के पूरे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स तक नर्व या हमारी नाड़ियां पहुंची हुई है। ऐसे ही एक नाड़ियों का चैनल्स है, विभिन्न चक्रों के पास से मूलाधार और स्वादिष्टान के बीच में एक जगह है जिसको कंद एरिया कंद कहा गया है। एक अंडाकार प्रकाश से युक्त ऐसा क्षेत्र है नाभि और मूलाधार के बीच में, जिसको योग शास्त्र में कंद कहते हैं। कुछ जगह पे इसको कामाख्या पीठ कहते हैं। ये प्रकाश से युक्त एक ऐसी स्थिति है, जगह है जहां से सभी नाड़ियों का उद्गम हुआ है। सभी नाड़ियां यहाँ से निकली हुई है और शरीर के विभिन्न केंद्रों तक पहुंची है। कुछ योग शास्त्र कहते हैं 3.5 लाख नाड़ियां हैं। यानी शरीर में जितने भी पोर्स हैं, रोम छिद्र है, उन सब रोम छिद्रों तक एक नाड़ी पहुंची है। तो ये नाड़ियां शरीर के अंदर में जो विकार उत्पन्न होते रहते हैं, मल बनते रहते हैं, उनको भी बाहर निकालते रहते हैं। मुख्य रूप से यही समझना है कि नाड़ियां मेनली योग शास्त्रों में वैसे तो 10 नाड़ियां बताई है प्रमुख, जो कि हमारे प्राण को शरीर में संचालित करने में महत्वपूर्ण है। उन 10 नाड़ियों में भी
3 नाड़ियां प्रमुख बताई गई, इडा, पिंगला और सुषुम्ना। इतना ही याद रखना है। नाड़ी शुद्ध रहेगी तो हमारा शरीर बीमारियों से मुक्त रहेगा। नेक्स्ट, योग थेरेपी का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है पंच प्राण। 5 प्राण, 5 मुख्य प्राणों की चर्चा करेंगे हम। जो शरीर, जब हम श्वास लेते हैं और श्वास लेने के बाद में क्या होता है, वायु को के माध्यम से हम प्राण को अंदर ले जाते हैं। वो वायु अंदर जाने के पश्चात अपने अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। प्राण क्या है पहले समझे। प्राण का मतलब है जीवन ऊर्जा, लाइफ फोर्स, बायो एनर्जी, इसको हम प्राण कहते हैं। ठीक है, यह जो प्राण है हमारे शरीर और मन को संचालित करता है, कंडक्ट। हमारे शरीर के अंदर फिजिकल और फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो भी एक्टिविटीज हो रही है उस शक्ति से ही हो रही है। वो जो प्राण है जब अंदर जाता है तो अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग कार्य को संपादित करता है। जैसे शरीर के, जैसे एक टावर से हमने बिजली लिया और वो बिजली वायरिंग के माध्यम से हमारे घर में आई। घर में आने के बाद में मीटर के थ्रू वो हमारे उसमें जाती है, घर में पहुंचती है। अब घर में पहुंचने के बाद में वो बिजली जो करंट है वो अलग अलग रूप में काम करता है। कहीं पे तो वो कूलिंग का काम करता है, जैसे एसी में है, फ्रिज में वो कूलिंग का काम करता है। वही एनर्जी इंडक्शन में जाती है तो वो हीटिंग का काम करती है। वही एनर्जी जब पंखों में जाती तो हवा को फैलाती है। ट्यूबलाइट में जाती तो प्रकाश देती है। वैसे ही ये जो प्राण है, जो श्वास के माध्यम से हमने लिया, इसको लेने की भी अलग अलग तकनीक है। एक तो श्वास के माध्यम से हम लेते हैं, दूसरा हम लेते हैं आहार के माध्यम से। इस प्राण का सोर्स क्या है? प्राण तो आप समझ गए। प्राण का सोर्स माना गया है सूर्य। सूर्य से ही प्राण संपूर्ण जगत को जीवन मिल रहा है। जड़ चेतन में जो भी एनर्जी है, जितने भी प्लैनेट्स है, जितने भी ग्रह हैं, वो सब सूर्य से ही उत्पन्न हुए। और जहां पे भी जीवन है, हलचल है, मूवमेंट है, वो सब सूर्य से ही कंडक्ट हो रहा है। तो इस प्राण का मुख्य सोर्स है सूर्य। इसलिए सूर्य को हमारे यहाँ ईश्वर की कल्पना या ईश्वर की उपाधि दी गई। प्रत्यक्ष जो जीवन देवता है जीवन का, वो सूर्य है। वही से सूर्य से ही प्राण संचालित हो रहा है। पृथ्वी में जो भी मूवमेंट हो रहा है, जो भी जीवन है, वो सूर्य से है। यहाँ तक कि पृथ्वी का जन्म भी सूर्य से ही माना गया है। सभी ग्रहों का जन्म भी सूर्य से माना गया है। हम आते हैं आगे। जब वो सूर्य से जो प्राण हमारे अंदर आ रहा है, वायु के माध्यम से हम उसको इंटेक करते हैं, अंदर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वह प्राण शरीर में पहुंचता है तो वो 5 जगहों पे 5 प्रकार से कार्य करता है। सबसे पहले वो पहला जो कार्य हम देखते हैं विशुद्धि चक्र में, थ्रॉट एरिया। थ्रॉट एरिया में जो प्राण है उसको हम कहते हैं उदान। इसका लोकेशन क्या है? उदान का थ्रॉट एरिया, गला थायराइड वाला एरिया, उदान काम करता है। उदान अगर अच्छा रहा तो हमारे अंदर वाक शक्ति अच्छी आती है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय सुचारू रूप से कार्य करती है, शरीर का वृद्धि और विकास अच्छा होता है। ठीक है, वाणी की शक्ति मिलती है, गला अच्छा होता है। जितने भी सिंगर्स अच्छा गाते हैं वह ये समझ सकते कि उनकी उदान की शक्ति बहुत ही स्ट्रांग है।
ये उदान की शक्ति कम होने से बहुत सारे बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे कि मोटापा, अगर हाइपरथायराइड हो गया या हाइपोथायराइड हो गया तो हार्मोनल असंतुलन से या बहुत दुबला या बहुत ज्यादा मोटा हो जाएंगे, या अन्य बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट आता है एरिया, विशुद्धि के बाद में, गले के बाद में हम थोरेसिक एरिया की तरफ चलते हैं। हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश में जो एनर्जी वर्क करती है, जो प्राण शक्ति है, उसका नाम भी प्राण ही है। ये हमारे हृदय को एक्टिवेट रखती है। और दूसरा काम है श्वास को अंदर लेना, इनहेलेशन, इसका कार्य है। अगर ये असंतुलित रहती है तो थोरेसिक एरिया में जितनी भी समस्या है, जैसे कि अस्थमा हो जाना, दूसरी मानसिक समस्याओं में निराशा, हमारे इमोशंस अनकंट्रोल रहना, दुखी भावनाओं को अंदर रखना, भावनात्मक असंतुलन, ये यहाँ की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। अगर हमने प्राणायाम के माध्यम से, योग के विभिन्न तकनीकों के माध्यम से अगर हमने प्राण को अच्छे से उसको स्वस्थ कर दिया, उसको बढ़ा लिया, तो थोरेसिक एरिया की एक्टिविटीज हमारी अच्छे से कार्य करेगी। नेक्स्ट जो पंच प्राण का नेक्स्ट प्राण है नाभि में, जिसका नाम है समान। इसका कार्य है डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। शरीर के अंदर जो भी फूड इनटेक कर रहे हैं, जो भी आहार हम ग्रहण कर रहे हैं, उस ग्रहण किए आहार को पचाना, और पचने के बाद में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, उस पची हुई जो एब्स्ट्रैक्ट है, उस आहार को शरीर तक पहुंचाना। ये समान का काम, अवशोषण करना, आहार द्रव्यों का अवशोषण, डाइजेशन और आहार द्रव्यों का अवशोषण करना। नेक्स्ट ऊर्जा है अपान। नाभि से नीचे आंतों की जो क्षेत्र है मूलाधार तक, वो क्षेत्र अपान का क्षेत्र कहलाता है। इसका काम है एक्सक्रेशन। जो भी शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं, जो भी शरीर में मल बन रहे हैं, विजातीय तत्व बन रहे हैं, चाहे गैस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, चाहे सॉलिड फॉर्म में, उन सभी विजातीय तत्वों को, मलों को शरीर से बाहर फेंकना, इसका कार्य है। जब ये प्राण कमजोर होता है तो इससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे कब्ज, जैसे किडनी की बीमारियां, बहुत सारे जेनेटल्स ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, समस्याएं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल का गड़बड़ हो जाना, ये सब अपान के असंतुलन से होता है। अगर किसी व्यक्ति का अपान अच्छा रहता है, अपान प्राण स्ट्रांग है, तो उसके शरीर में किसी भी प्रकार का विजातीय तत्व ग्रहण रहेगा नहीं, उसका शरीर आंतरिक रूप से शुद्ध रहेगा, और उसका एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र बहुत ही अच्छे से कार्य करेगा। तो योग चिकित्सा में हमने बताया था, जो योग चिकित्सा के जो कंपोनेंट है, उसमें हमने बताए थे आपको, पहला तो हमने बताया था कि शरीर में जो हमारे हार्मोन्स है, उसका संतुलन, हार्मोन्स का संतुलन पहला हमने बताया था, और हेल्दी कनेक्शन ऑफ
नर्व एंड बैलेंसिंग हार्मोनल सिक्रेशन, ये पहली चीज बताई। दूसरी चीज बताई थी कि जो न्यूट्रिशन है उसका कांस्टेंट सप्लाई, जो भी शरीर में न्यूट्रिशन जा रहा है उस न्यूट्रिशन की सप्लाई पूरे शरीर में प्रॉपर तरीके से होना। और तीसरा बताया था हमने, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे शरीर में बन रहे हैं, वेस्टेज बन रहे हैं, उनका कॉन्स्टेंटली रिमूवल, बाहर उनका समय पे बाहर निकल जाना। तो अपान क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि शरीर में जो भी गंदगी बन रही है उन गंदगियों को बाहर निकाल के फेंकना। ये इस प्रकार से शरीर पे काम करता है। अब इन पांचों प्राणों को स्टिमुलेट करने के लिए, एनहेंस करने के लिए हम योग की विभिन्न टेक्निक्स को अपनाते हैं, जिससे कि ये पांचों प्राण अपने हेल्दी फंक्शंस कर सके, अच्छे से कार्य कर सके। टेक्निक्स सब आप लोग जानते ही है, प्रैक्टिकल जो भी आप लोग क्लास ले रहे होंगे वो सब टेक्निक को बताएंगे। इतना हम लोगों ने समझ में आ गई है। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आई हो तो बात बताइए। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, सभी को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। पंचकोश, षट चक्र, नाड़ी और पंच प्राण, ये हमारी बेसिक योग चिकित्सा के कंपोनेंट्स हैं। जब हम योग चिकित्सा देते हैं तो इन तत्वों को विशेष रूप से ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, ये पंच प्राण में पांचों के नाम एक बार फिर से बता दीजिए। और जैसे आपने बताया कि उदान गले की जगह थ्रॉट एरिया आता है और हाँ। समान नाड़ी के लिए है, तो ये पहला और दो और जो है, देखो यहाँ लिखे है आपके स्क्रीन पे, पहला व्यान लिखा है। अच्छा, व्यान मैं भूल गया। हाँ, व्यान आपने नहीं बताया सर, इसीलिए। व्यान मैं भूल गया। ये जो व्यान जो है हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है। जो हमारे रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में व्यान फैला हुआ है। इस व्यान को एक प्रकार से रिजर्व प्राण कहा गया है। ये ऐसा रिजर्व प्राण है, जैसे कि हमारे यहाँ देखा है भारतवर्ष में जो हमारे राष्ट्र को आंतरिक और बाहरी रूप से सुरक्षित और विकसित बनाने के लिए हमारी शक्ति है, जिसको हम आर्म फोर्स कहते हैं, है ना। तो वो जैसे वायुसेना, जल सेना और थल सेना, ये हमारे देश को सुरक्षित रखती है। वैसे ही ये जो पंच प्राण है, ये हमारे शरीर को, हमारे मन को और हमारी आत्मा को मजबूत बना के स्वस्थ रखने का काम करता है। तो इनमें जैसे हम देश की बात कर रहे थे, तो देश में जो विभिन्न प्रकार की सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। अब जब और उसको अंदर में हम देखते हैं तो एक होता है पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसएफ, जो कि हमारी बाहरी जो सीमाओं की सुरक्षा करती है। एक होती है अलग अलग फोर्सेस है, जैसे कि आईटीबीपी है, जैसे कि केंद्रीय सुरक्षा बल है, सीआरपीएफ है। वैसे ही एक है रिजर्व फोर्स होती है, जो कि किसी भी कंडीशन में जहां कोई अनहोनी हो गई है, जहां सामान्य फोर्स कम पड़ रही है, वहां पे रिजर्व फोर्स को भेजते हैं। वैसे ही ये जो व्यान प्राण है संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है, और जो चार प्राण कहीं पे भी कोई वीकनेस आ रही है तो वहां पे सपोर्ट के तौर पे कार्य करता है। उदान में, प्राण में, समान में, अपान में अगर कोई कार्य में कमी आ गई है तो उस कार्य को रुकने नहीं देता है। व्यान वहां पे एक सहयोगी प्राण के रूप में कार्य करता है। तो ये रक्त के माध्यम से संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, ठीक है। हृदय के माध्यम से ये पूरे शरीर में घूमता रहता है।
तो इससे हम समझ सकते हैं कि जीवन में प्राण की कितनी आवश्यकता है। प्राण की आवश्यकता तो आप समझ में आए। हमने मेन सोर्स हमने बताया वायु, फिर सेकेंडरी सोर्स बता रहे हैं और जल, और जल के बाद में अन्न। अन्न नहीं खाएंगे तो कुछ दिन चला लेंगे आप, पानी नहीं पिएंगे तो जो है बहुत ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे, कुछ दिन चल जाएगा इसमें भी। पर वायु अगर आप नहीं ग्रहण करेंगे, वायु के माध्यम से प्राण आपके अंदर नहीं आएगा, तो कुछ मिनट भी नहीं जी पाएंगे। सामान्य व्यक्ति जिनने प्राण सिद्धि कर लिया तो वो तो जी लेगा, पर जो हम जैसे सामान्य व्यक्ति कुछ मिनट नहीं जी पाएंगे बिना वायु के। तो मेन सोर्स क्या है? वायु है, दूसरा सोर्स है जल, तीसरा है अन्न। ये बहता भी कैसे है? अगर हाँ, ये जितना हमारे अंदर आता है वैसे ही नष्ट भी होता है। जैसे एक घड़ा हमारा शरीर है, इस शरीर में पानी भरा हुआ, प्राण रूपी पानी भरा हुआ है, घड़े में पानी भरा हुआ है। इस घड़े में अगर छेद कर दे छोटे छोटे तो पानी क्या होगा? बहते रहेगा। पानी ऊपर से डाल भी रहे हैं हम, पर छेद है तो पानी बहते रहेगा। तो ये जो इंद्रियां है हमारी, 10 इंद्रियां और मन, ये हमारे व्यक्तित्व के छेद है। अगर इनके छेद अगर बड़े हो गए, मीन्स हम एक्सट्रोवर्ट ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा दुनियादार बन गए, तो हमारी शरीर की ऊर्जा उतनी ही जल्दी खत्म होगी और हम उतनी ही जल्दी समाप्त हो जाएंगे। अगर इन इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है मन के माध्यम से और आवश्यकता अनुसार ही ऊर्जा का नियोजन किया हमने, बाहर जैसे इन्वेस्टमेंट करते पैसे का, भैया पैसे का इन्वेस्टमेंट करते, कुछ पैसे हमने घर बनाने के लिए लगाए, कुछ पैसे हमने पढ़ाई लिखाई के लिए लगाए, कुछ पैसे हमने अपने स्वास्थ्य के लिए लगाए, कुछ सुरक्षा के लिए लगाए। वैसे ही हमारे अंदर की ऊर्जा का हमने नियोजन किया सही तरीके से, तो हम दीर्घायु बनते हैं। और ऊर्जा का अगर हमने नियोजन नहीं किया, इंद्रियों के सुखों के लिए हमने ऊर्जा खर्च किया बेइंतहाशा, तो हम उतने ही जल्दी प्राण से शून्य हो जाएंगे। प्राण शून्य का मतलब होता है मरना, निष्प्राण हो जाना। तो प्राण को नियंत्रण करते हैं संयम के माध्यम से। तो यहाँ पे इन 5 प्राणों को हम प्राणायाम के माध्यम से बढ़ा सकते हैं और हम अपनी लाइफ को बीमारियों से मुक्त जी सकते हैं। कोई भी बीमारी इतनी बड़ी नहीं है कि आपके प्राण को हरा सकती है। प्राण अगर आपके अंदर बहुत अच्छे मात्रा में है तो आप किसी भी बीमारी को, किसी भी बीमारियों को हरा सकते हैं और आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसलिए हमारे योग में, वेदों में कहा है जीवेम शरद शतम, 100 साल तक अच्छे से दीर्घायु जिए। कैसे? अच्छे से जिए, ऐसा नहीं कि बीमारी से युक्त हो जीना। तो ये प्राण के माध्यम से ही संभव है, प्राणायाम के माध्यम से ही संभव है। मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हो गया। अब अगला हम चलते हैं सर एक वाला। हाँ जी बोलिए। थर्ड नंबर का एक बार और बता दीजिए। थर्ड नंबर का प्राण है, ये स्क्रीन में फर्स्ट नंबर में व्यान दिखाया है, सेकंड में उदान, थर्ड में प्राण, फोर्थ में समान और फिफ्थ में अपान। अपान का काम है उत्सर्जन तंत्र को ठीक करना, मीन्स आपके जो भी एक्सक्रेटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे प्रजनन तंत्र से रिलेटेड बीमारियां खत्म हो जाएगी। अपान अगर सही रहेगा तो उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड बीमारियां समाप्त हो जाएगी। अपान सही रहेगा तो, समान सही रहेगा तो जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियां जितनी भी है वो सब समाप्त हो जाएगी। प्राण सही है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां, मीन्स श्वसन तंत्र से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां है वो सब समाप्त हो जाएगी।
और उदान अगर सही है तो थायराइड से रिलेटेड बीमारियां ठीक हो जाएगी। ज्ञान सही है तो आपका जो परिसंचरण तंत्र, हृदय, उससे रिलेटेड बीमारियां सही हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्राणों को अगर हमने सही कर लिया तो बीमारियों से भी मुक्ति मिल जाएगी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जी। जैसे जैसे हमें जो भूख लगती है, प्यास लगती है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? भूख और प्यास, जी है ना। जी जी जैसे ये 5 जो प्राण है, इन 5 प्राणों के कुछ सहयोगी प्राण है। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। जैसे डकार आती है उसमें नाग कार्य करता है ना। कूर्म आंखों की ब्लिंकिंग करना, कृकल छींक आना, देवदत्त जो है हमारा जमाई आती है, और धनंजय हमारे शरीर को डिसॉल्व करने में काम करता है। तो आप ये जो बोल रहे हैं कि हमको भूख और प्यास लगती है, तो जो सेंस है हमारे, उदान कंट्रोल करता है ना उनको, इंद्रियों को, है ना। आँख, कान, नाक, तो है ना। मुख्य रूप से ये जो 5 प्राण, ये जो 5 प्राण अभी हम सभी हमारे एक एक कोशिकाओं में वर्क कर रहा है। और जो मुख्य महाप्राण है, उस महाप्राण को वैश्वानर ऊर्जा भी कहा, वैश्वानर अग्नि भी कहा गया है। ये संयुक्त रूप से हमारे शरीर में काम करता है। भूख और प्यास ये इसी संयुक्त प्राण का काम है, ठीक है जी सर। इसी संयुक्त प्राण संयुक्त रूप से, ये अलग अलग रूप से भी काम कर रहे हैं और एक होता है एक संयुक्त रूप से भी काम कर रहा है। तो ये जो प्राण है, यही प्राण हमारे अंदर डिमांड कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे अंदर डिमांड 2 तरीके से आती है, क्योंकि हम मनुष्य है। एक मन डिमांड करता है और दूसरा होता है कि शरीर डिमांड करता है। होता है ना, कई बार हमारा पेट भर भी जाता है, फिर भी मन से एक डिमांड आती है, नहीं यार मिठाई है तो और खा लेते हैं, है ना। और जो प्राणी होते हैं उनके अंदर प्राणमय कोश ही डोमिनेंट रहता है। तो जो प्राणी है वो किससे चल रहे हैं, किससे कंडक्ट हो रहे हैं? प्राण से ही। उनके शरीर में प्राण इच्छा के रूप में बाहर व्यक्त होती है और वो अपनी क्रिया करते हैं। जैसे प्राणियों के अंदर डिमांड, भूख लगी तो वो जाते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। जबकि मनुष्य के अंदर प्राणमय कोश के ऊपर भी एक और कोश बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, जो है मनोमय कोश। तो डिमांड, जो ऊर्जा या भोजन या भूख और प्यास की जो आवश्यकता है, वो मुख्य रूप से हमको संयुक्त प्राण से हमारे अंदर आती है। तो ये प्राण इच्छा के रूप में व्यक्त होता है और इच्छा तृष्णा के रूप में व्यक्त होती है, और वो हमें महसूस होती है और वो उस प्रकार से हम उसको पूरी करने के लिए हम संसाधनों को जुटाते हैं, ठीक है। जिसके अंदर प्राण कमजोर हो गया तो देखते हैं आप कि जिसका जैसे वृद्ध हो गया, बीमार हो चुका है, यानी प्राण निष्क्रिय हो रहा है, कमजोर हो गया, तो उसके खाने की इच्छा भी कैसी होती है? कम हो जाती है। वृद्ध व्यक्ति के खाने की इच्छा कमजोर हो जाती है। जो बहुत ही वृद्ध हो चुका है, समाप्त होने वाला है ना, ये बॉडी एक्सपायर होने वाली है। जैसे हम कहते हैं ना एक्सपायर हो गया, तो शरीर ही एक्सपायर होता है, हम एक्सपायर नहीं होते। तो ऐसे व्यक्ति के पास जाते, कुछ खाते हैं क्या? तो बोलते हैं कि कुछ नहीं खाना, पर उसके मन में कहीं पे इच्छा रहती है, तो कहते कि हाँ ये ले आओ भाई। खा नहीं पाएगा उसका शरीर, पर मन मांग रहा है कि भाई फलाना मिठाई ले आओ, कोई फल ले आओ,
या फलाना कोई चीज ले आओ, और उसके पास ले जाते हैं तो उसको दिखाते हैं कि ये खाओ, वो खा नहीं पा रहा है पर उसके मन से एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो डिमांड आ रही है हमारे अंदर में, वो सोर्स है, उसका डिमांड का सोर्स है प्राण, संयुक्त प्राण। वही से हमारे अंदर भूख, प्यास, जितनी भी बेसिक आवश्यकता है, बेसिक आवश्यकता, वो सब प्राण से ही हमारे अंदर व्यक्त हो रही है। और ये प्राण ऐसा है, सब सो जाते हैं शरीर में, प्राण नहीं सोता। प्राण हमेशा जागते रहता है। प्राण सोने का मतलब हम सो जाना। आप प्रश्नोपनिषद, एक उपनिषद है जो कि प्राण के ऊपर ही पूरा उपनिषद लिखा हुआ है। तो उसमें एक प्रश्न पूछते हैं कि इस देह में कौन ऐसा देव है जो कभी सोता नहीं। तो उसमें महर्षि प्रहलाद कहते हैं कि प्राण एक ऐसा देवता है जो हमेशा जागते रहता है, कभी सोता नहीं, है ना। इंद्रियों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है शरीर में? प्राण। प्राण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसी उपनिषद में एक बार प्रश्न होता है, सब लोग अपना इंपॉर्टेंस बता रहे होते हैं। आंख अपना इंपॉर्टेंस बता रहा है, नासिका अपना इंपॉर्टेंस बता रहा है, त्वचा अपना इंपॉर्टेंस बता रहा है, सब देवता अलग अलग प्रकार से अपना इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। प्राण को गुस्सा आ जाता है। प्राण क्या करता है? चलो ठीक है, तुम लोग समझ रहे हैं अपना महत्व, तो हम निकल जाते हैं। जैसे ही प्राण निकलना शुरू करता है, सभी इंद्रियां निष्प्राण हो जाती है और कमजोर हो जाती है। तो सब एक रूप से कहते हैं कि नहीं भाई, आप ही सबसे बड़े बॉस है। इसलिए मैं यहाँ इतना इसलिए बोल रहा हूँ कि यौगिक अभ्यास के माध्यम से प्राण शक्ति को शरीर में जितना हो सकता है संग्रहित करना है, और उसको संग्रहित करके उसको संयोजित करना है, नियंत्रित करना है, और उस प्राण शक्ति को नियोजित करना है, चैनलाइज करना है। ठीक है, यम नियम इसी के लिए दिए गए कि हम नियम के माध्यम से उस एनर्जी को हम चैनलाइज करें अपने गोल्स के टुवर्ड्स। तो हम, अगर हम नहीं है स्पिरिचुअल, हमको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल फील्ड में नहीं जाना है, इस दुनिया को भी जीतना है, इस दुनिया में भी सक्सेस पाना है, तो वहां प्राण की जरूरत है। बिना प्राण आप इस लाइफ को भी एंजॉय नहीं कर सकते। चाहे आपको श्रेय मार्ग में जाना हो, चाहे आपको प्रेय मार्ग में जाना हो, दोनों मार्गों में जाने के लिए प्राण की जरूरत है। चाहे आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हाई जीतना हो, या चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना हो, प्राण के बगैर कुछ भी नहीं संभव। नेक्स्ट हम चलते हैं, थोड़ा शॉर्ट में हम आगे की चीजों को बताते हैं। योग थेरेपी के माध्यम से किन किन चीजों को हम ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। प्रयास इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि योग मुख्य रूप से चिकित्सा के रूप में डेवलप नहीं हुआ है। योग व्यक्तित्व के विकास के रूप में डेवलप हुआ है। चिकित्सा तो इसका एक बाई प्रोडक्ट है जो कि हम आज की आवश्यकता के अनुसार हम यूज करते हैं। योग के माध्यम से डायबिटीज को हम ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। योग एक अल्टरनेट थेरेपी के रूप में हम, एक पूरक चिकित्सा के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। पूरक चिकित्सा इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि इसको मेन थेरेपी के रूप में डेवलप नहीं किया गया है। मेन थेरेपी के रूप में इसको केवल गुरु, जो योग सिद्ध व्यक्ति है, वही उसको उपयोग कर सकता है। सामान्य व्यक्ति इसको योग को मुख्य चिकित्सा के रूप में यूज नहीं कर सकता। हम आप मुख्य चिकित्सक नहीं बन सकते, पर हाँ, हम बीमारियों को मैनेज कर सकते हैं, यौगिक मैनेजमेंट दे सकते हैं। वो यौगिक मैनेजमेंट किस टाइप से हो सकता है हम आपको बता सकते हैं। हम मेडिकल पर्सपेक्टिव से नहीं बताएंगे ये सारी चीजें, क्योंकि हमारा इसमें मास्टरी भी नहीं है। हाँ, जनरल हम मेडिकल टर्म्स को थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत डीपली हम मेडिकल टर्म्स में नहीं जाएंगे, बट बेसिक चीज जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सामान्य व्यक्ति के लिए इतना भी बहुत है। इतना भी जान ले तो समझ लो आप योग चिकित्सा को समझ गए। सबसे पहले हम चलते हैं, सबसे मेजर प्रॉब्लम्स आज देखने के लिए मिल रही है डायबिटीज। डायबिटीज
एक बहुत बड़ी समस्या और पूरे दुनिया में भारतवर्ष डायबिटीज का कैपिटल माना गया है। सारी जितनी भी साइकोसोमेटिक डिसीज है उन सभी बीमारियों का कैपिटल हम भारतवासी है। अगर आज हमें नहीं है तो हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, हम लोग वेस्टर्न लाइफ को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग ठंडे प्रदेशों के लोग हैं, उनकी लाइफस्टाइल को हम यहाँ गर्म प्रदेश में लाइफस्टाइल को हम फॉलो कर रहे हैं, और इसी कारण सारी बीमारियों की जड़ हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, गोरी चमड़ी वालों के गुलाम रहे हैं। इसलिए आंख बंद करके उनकी हर चीज को हम बहुत ज्यादा सिर आंखों पे लेते हैं, उनकी हर चीज को हम सर पे लेते हैं, और जो वो जैसे फैशन कर रहे हैं वैसे ही हम फैशन यहाँ पे लाते हैं, और उसी का नतीजा डायबिटीज है। कैसे? गलत लाइफस्टाइल, दिन में सोना रात में जागना, जितने भी जंक फूड है जिसको हम कहते हैं कचरा खाना, जिसको हम शान से पिज्जा बर्गर के रूप में खाते हैं, बच्चों को बिस्किट खिलाते हैं, बच्चों को बाहर बने पैकेट किए हुए बिस्किट खिलाते हैं, कुरकुरे खिलाते हैं, चिप्स खिलाते हैं, ये सब आज नहीं तो कल आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, आर्थराइटिस, जितनी भी प्रॉब्लम्स है आज नहीं तो कल आएगी, ये श्योर है। क्योंकि विजातीय तत्वों को हम अपने शरीर में जगह दे रहे हैं, मलों को जगह दे रहे हैं, जो बैक्टीरियाज है, जो वायरसेस है, जिसको हमारे यहाँ राक्षसी प्रवृत्ति की या राक्षस कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसमें जाएं, जो नुकसान करने वाली चीजें उनको राक्षस कहा गया, उन सब चीजों का हमारे अंदर डाल रहे हैं, तमोगुण के रूप में, बासी खाने के रूप में, गलत आदतों के रूप में हमारे अंदर ये सब चीजें जा रही है। तो आज नहीं तो कल कोई ना हर कोई बीमार पड़ेंगे, कोई नहीं बच सकता है बीमारियों से। केवल वह व्यक्ति बीमारियों से दूर हो सकता है जो अपने अंदर सत्वगुण डेवलप कर रहा है, प्राण शक्ति को बढ़ा रहा है। प्राण शक्ति भी अगर आप बढ़ा रहे खाने के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, और मन को आपने शुद्ध नहीं किया तो वो प्राण आपके अंदर रुकेगा नहीं। जैसे घड़े के अंदर बहुत सारे छेद कर देने से उसमें पानी नहीं रुकता है, वैसे ही अगर हमारे अंदर गलत आदतें हैं, हमारे गलत विचार है, षड्रिपु है, तो हम किसी भी माध्यम से प्राण को अंदर रोक नहीं पाएंगे। ये बीमारियां रुक और बीमारियां अटैक करेगी। अगर हमारे अंदर प्राण रुका तो कोई भी बीमारी हमको हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, चाहे कोई भी वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कोई बॉडी है इस दुनिया में तो वो है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी है, ये हमारे योग शास्त्र कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जो भी बोल रहा हूं मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, ये शास्त्रों के, ऋषियों के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है। डायबिटीज क्यों होता है? तो डायबिटीज इसलिए होता है कि कहते हैं कि पेनक्रियाज हमारा प्रॉपर काम करना बंद कर देता है, या हमारे शरीर के सेल्स जो है जो शुगर है या ग्लूकोज है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है प्रॉपर्ली। सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, शरीर के मेटाबॉलिज्म जो है गड़बड़ हो जाता है, तो हमें डायबिटीज हो जाए, रक्त में शर्करा बढ़ने लग जाती है। तो उसका उपाय हम योगिक प्रैक्टिसेस के माध्यम से हम कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर जो कि एक ऐसी बीमारी है कि हमारे रक्त की धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से होती है। कोलेस्ट्रॉल को हम विजातीय तत्व के रूप में कहते हैं, गंदे पदार्थ के रूप में हम देखते हैं। तो योगिक प्रैक्टिसेस के माध्यम से वो जो टॉक्सिन्स हैं हमारे
आर्टरीज में उस टॉक्सिन्स को हम धीरे धीरे बाहर निकाल सकते हैं और ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक अगर डायरेक्ट प्रभाव अगर हम डाल सकते हैं सामान्य योग चिकित्सा से, तो वो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम आसनों के माध्यम से, षटकर्मों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। और बहुत सारी बीमारियां है जैसे कि कब्ज है, अपच है, इनको ठीक किया जा सकता है। आर्थराइटिस एक प्रकार से ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है। इसमें हमारे शरीर में, हमारे रक्त में टॉक्सिन्स बढ़ जाने से रक्त के अंदर में विजातीय तत्व के बढ़ जाने के बाद में ब्लड केमिस्ट्री में डिस्टरबेंस उत्पन्न होने के बाद में हमको आर्थराइटिस देखने के लिए मिलता है। कई लोग बताते हैं कि रिमोटेड आर्थराइटिस आरएच ब्लड में आरएच फैक्टर बढ़ जाने से हो जाना बहुत ज़्यादा ये देखने के लिए मिल रही है। तो हम इसका भी मैनेजमेंट जॉइंट मूवमेंट प्रैक्टिसेस करके, हमारे खान पान को ठीक करके, प्राणायाम के माध्यम से हम इस चीज को ठीक कर सकते हैं। आर्टियोस्क्लेरोसिस ये एक हृदय से रिलेटेड बीमारी है। इसको भी योग्य चिकित्सकों के माध्यम से और योग चिकित्सकों के माध्यम से हम रक्त के जो हमारे धमनियों में जो विजातीय तत्व है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसका लेवल धीरे धीरे हम कम कर सकते हैं। क्रॉनिक फटीग जैसे बैक पेन है, नेक पेन है, शरीर में विभिन्न जगह पे दर्द है, इसको भी हम प्रॉपर तरीके से आसन प्राणायाम करके ठीक कर सकते हैं। अस्थमा, वेरिकोस वेन्स, हार्ट कंडीशंस, इन सबको यौगिक तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा बताया है कि योग थेरेपी क्या है। योग थेरेपी में ये बताया है कि एक प्रकार से योगा थेरेपी इज सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द बैलेंस क्रिएटेड इन द नर्व्स एंड एंडोक्राइनल सिस्टम। योग थेरेपी इसलिए सफल है क्योंकि यह हमारे नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइनल सिस्टम में ये बैलेंस क्रिएट कर देता है। इसलिए बीमारियां अपने आप धीरे धीरे कम होती है और धीरे धीरे खत्म होती है। इसका मेन कारण तो ये है। और इसीलिए योग थेरेपी क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव रूप में कार्य करती है। अगर आज आप स्वस्थ हैं और आप योग प्रैक्टिस करते हैं तो आप स्वस्थ ही रहेंगे। मतलब प्रिवेंटिव वे में काम कर रही है। अगर आज आपको बीमारियां हैं कोई और आप योग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बीमारियां धीरे धीरे दूर होगी। तो ये दोनों रूप में काम करता है। यहाँ एक चीज जानने की आवश्यकता है, योग चिकित्सा का योग का हम सामान्य आसन प्राणायाम कर रहे हैं। जो योग चिकित्सा ऐसी जो कि हायर लेवल की होती है, जो गुरु होता है, योग गुरु, जो कि गुरु को हम ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया है ना। आपने सुना होगा कि एक श्लोक आता है कि ईश्वर और गुरु दोनों सामने खड़े हैं तो किसके सबसे पहले हम पैर छुए। कबीरदास जी का दोहा है। तो उसमें कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। गुरु के माध्यम से ही गोविंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे जो चिकित्सा है, प्रारब्ध जन्य चिकित्सा, हमारे पूर्व जन्मों के जो हमारे गलत कार्य है जिससे कि हमने गलत
कर्माशय को बनाया है, उसको ठीक केवल गुरु ही कर सकता है। तो प्रारब्ध जन्य बीमारियों को सामान्य योग चिकित्सा से ठीक नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि कुछ लोग पूरे जीवन भर योग कर रहे हो, फिर भी उसको कोई बीमारी हो, तो वो क्या है, वो प्रारब्ध जन्य बीमारी है। उस बीमारी को आपको सहना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। क्योंकि हम कई सारे जन्मों में हमने बहुत सारे कर्म किए हैं, उन कर्मों का रिजल्ट, जब कर्मों का रिजल्ट कब आता है, जब कर्म परिपक्व हो जाते हैं। जैसे कोई बैंक में एफडी जब मेच्योर होती है तभी वो आप इनकैश कर सकते हैं, वैसे ही पिछले जन्मों के जो कर्म है वो अगर अच्छे होंगे तो आपको स्वास्थ्य के रूप में मिलेंगे, अगर बुरे होंगे तो आपको बीमारियों के रूप में मिलेंगे। उसकी कोई चिकित्सा नहीं है इस दुनिया में। तो यहाँ पे योग चिकित्सा का ये फॉर्म भी आपको जानने की जरूरत है। अब हम थोड़ा सा अलग अलग बीमारियों में क्या क्या मैनेजमेंट हो सकते हैं 2 मिनट में समझा रहे हैं। जैसे योगा फॉर स्ट्रेस एंड इंसोम्निया, तो जिनको तनाव या निद्रा नहीं आती उनके लिए हमने कुछ आसन बताए हैं। संधि संचालन के आसन है, सिंपल आसन है, पद्मासन, गोमुखासन, वज्रासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, शवासन। प्राणायाम में नाड़ी शुद्धि, भ्रामरी और उज्जाई। नेति क्रियास में जल नेति, वमन, कपालभाति। स्पेशल प्रैक्टिस हम योग निद्रा, गायत्री मंत्र का जप। गायत्री मंत्र का जप नियमित रूप से करेंगे तो अनिद्रा की समस्या कम हो जाएगी। नेक्स्ट है डिप्रेशन के लिए सूर्य नमस्कार बहुत है, सूर्य नमस्कार करें, प्रज्ञा योग करें। प्राणायाम में भस्त्रिका, नाड़ी शोधन। मैं यहाँ पे सजेशन करूंगा भस्त्रिका अगर उच्च स्तरीय प्राणायाम पे जाए, नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम ज्यादा करें और सूर्य भेदी का प्राणायाम करें। जब ये प्राणायाम मेच्योर हो जाए तो फिर आप कुछ महीनों के बाद में भस्त्रिका करें। उसके बाद में है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब है हाई ब्लड प्रेशर। इसके लिए बहुत ही सोच समझ की प्रैक्टिस करना चाहिए। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम पे फोकस करना चाहिए। बहुत ज्यादा हीटिंग प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जलनेति का अभ्यास करना चाहिए, जप का अभ्यास करना चाहिए, ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट है डायबिटीज। डायबिटीज का हमने बता ही दिया था। नेक्स्ट है अस्थमा। अस्थमा के लिए भावनात्मक असंतुलन एक महत्वपूर्ण है। मेंटल टेंशन को दूर रखें, भक्ति योग का उपयोग करें, ईश्वर भक्ति में मन लगाए, भावनाओं को संतुलित रखें, सूर्य नमस्कार करें, भस्त्रिका, भ्रामरी, नाड़ी शोधन के साथ में करें। नाड़ी शोधन को विशेष रूप से फोकस करें। योग निद्रा या सोहम जप का करने से भी अस्थमा के लिए लाभ होता है। ओबेसिटी के लिए तो बहुत चीजें जान सकते हैं आप। स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आगे झुकने वाले अभ्यास नहीं करना है। बैक पेन में भी फॉरवर्ड स्ट्रेचिंग नहीं करना है, बैकवर्ड स्ट्रेचिंग को करना है। इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, इनके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, इनके ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं, नाड़ियों के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं हम। ये अभ्यास हम लोग नियमित रूप से करने से आप सही हो सकते हैं। ये धन्यवाद। आज का मैं यहाँ पे सेशन फिनिश करता हूँ।